हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुराग चौहान और मैं आज आपको डस्ट ऑफ स्नो नाम की एक बहुत ही सुंदर पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो पहले ये जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट हु कंपोज्ड दिस ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम। और इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक मैसेज देना चाहते हैं। ही हैज़ ट्राइड टू गिव अस अ मैसेज थ्रू दिस पोएम। चलो देखते हैं कि क्या दिया है इस पोएम में और वो मैसेज क्या है। तो इसको पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने नोटिस किया होगा कि एक है क्रो और सेकंड दिया है हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री और क्रो ये बैड ओमेन के सिंबल हैं। ये हमेशा निगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें इसका तो कुछ मतलब होगा, चलो देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। और पोइट ने इन दो सिंबल्स का मतलब हेमलॉक ट्री और क्रो जैसे सिंबल्स का यूज़ क्यों किया। तो कवि कहता है, पोइट सेज इन फर्स्ट स्टेंजा कि द वे रास्ते में एक क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के, ये डस्ट का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पर डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब बारीक बारीक कण, बर्फ के बारीक बारीक कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है हैविंग स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये हेमलॉक ट्री जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेथ को, और क्रो जो है ग्लूमी, सैडनेस और सोरोफुल मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दो निगेटिव सिंबल्स का यूज किया है इस स्टेंजा में। चलो देखते हैं क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि वह रास्ते पर जा रहा था, वह रास्ते में जा रहा था और हेमलॉक ट्री जिस पर की बर्फ जमी हुई थी, बारीक बारीक बर्फ के कण उस पर गिर रहे थे जिसकी वजह से उस पर कुछ बर्फ जमा हो गई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि एक कौवा या तो उड़कर आया या उस पर बैठा या बैठा हुआ था वो उड़ रहा था, मतलब कोई सी भी कंडीशन हो, रिजल्ट क्या हुआ कि उस कौवे ने उस पेड़ को हिला दिया। चाहे वो उड़कर उस पर बैठा हो या बैठे होने से वो उड़ा हो, किसी तरह से उसने पेड़ को हिला दिया। हिलने से क्या हुआ कि हेमलॉक ट्री से बर्फ के बारीक बारीक कण मी यहाँ पर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे ना इस पोएम को, तो यहाँ पर हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर कौवे ने बर्फ के बारीक बारीक कणों को गिरा दिया जब वो रास्ते में जा रहे थे और वो पेड़ के नीचे थे। ये दिया है यहाँ पे। फिर वो आगे कहते हैं हैज गिवन माई हार्ट, मतलब इस इंसिडेंट ने उनके हृदय को दिया। क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड, उनकी मनोदशा का बदलाव दिया, मतलब उनकी जो मनोदशा थी उसको बदल दिया इस घटना ने। पोएट आगे कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, मतलब कभी उस दिन जो था बहुत ही उदास था और वह जब वो पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो कौवे ने क्या किया कि हेमलॉक ट्री जिस पर बर्फ थी उसको हिला दिया, और हिलाने से क्या हुआ कि बर्फ के जो बारीक बारीक कण थे वो पोएट के ऊपर गिरे, जिससे उसकी मनोदशा, उसकी मन की स्थिति जो थी वो बदल गई। और जो दिन उसका पछतावे में गुजर रहा था, उदासी में गुजर रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया। यानी कि कभी जो उदास था उस दिन वो अब प्रसन्न हो गया। ये तो इस पोएम के हिंदी अर्थ था। चलो देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। पहले तो सबसे पहले देखते हैं राइमिंग। यहाँ पे क्रो दिया है तो क्रो राइम्स विद स्नो और मी राइम्स विद ट्री, हार्ट राइम्स विद पार्ट एंड मूड राइम्स विद रूड। सो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए क्रो और स्नो ए, मी और ट्री तो ये हो गई बी एंड बी, हार्ट एंड पार्ट तो ये होगा सी एंड सी, मूड एंड रूड डी एंड
डी। सो इस पोएम की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी सी डी सी। देखा मैंने बताया क्रो स्नो से मैच करता है तो ये ए हो गया, मी ट्री से करता है तो ये बी और बी हो गया, हार्ट पार्ट से करता है तो ये सी और सी हो गया, मूड रूट से करता है तो ये डी और डी हो गया। तो ये आपकी हो गई राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई हैं इसके अंदर, उसको अब यहाँ पर इन्होंने 4 पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। पहला है इंजाबमेंट, सेकंड है एसोनेंस, थर्ड है कॉन्सोनेंस एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज एलिट्रेशन। इंजाबमेंट का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन होती है इंजाममेंट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस द लाइन ब्रेक। मतलब लाइन ब्रेक जहां पर हो रही है, चाहे वो कोई सेंटेंस हो या क्लोज हो, उसके बाद अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है तो उसे इंजाममेंट कहते हैं। तो आप इस पोएम में देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई सा भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है, सिर्फ लास्ट की लाइन में फुल स्टॉप आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम में इंजाममेंट डिवाइस का यूज हुआ है। इसका यूज कॉन्टिन्यूटी के लिए किया जाता है, मतलब इस पोएम को हमें लगातार पढ़ते रहना है विदाउट इंटरप्शन। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है या पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वोवेल। मतलब अगर किसी लाइन में कोई एक वोवेल बार बार रिपीट हो रही है तो वहां पे एसोनेंस हो जाएगा। कब होगा? जब वोवेल रिपीट होगी। तो इस सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि शूक डाउन ऑन मी, यहां पर ओ ओ ओ को रिपीट किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एसोनेंस हो गया। ठीक इसका ये वोवेल के लिए था, तो कॉन्सोनेंट के लिए होता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में कोई सा भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है, वो होता है कॉन्सोनेंस। तो लास्ट वाली लाइन में यहां पर डी डी और डी, ये चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, लेकिन डा साउंड आ रहा है, डे हेड रूड, तो डा साउंड आ रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन का मतलब होता है पिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन। मतलब किसी लाइन में बिगिनिंग में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, जैसे इसमें देखिए आप यहाँ पे हैज दिया हुआ है और यहाँ पे हार्ट दिया हुआ है, हा साउंड को रिपीट कर रहा है और दोनों ही वर्ड इनिशियल हैं, शुरू में बिगिनिंग में है, तो हा साउंड रिपीट हो रहा है और बिगिनिंग में भी है, तो हम कह सकते हैं ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखो सेव्ड एंड सम, यहां पर भी सा साउंड रिपीट हो रहा है और दोनों ही इनिशियल साउंड है, तो ये भी एलिट्रेशन हुआ। एलिट्रेशन। तो इस तरह से यहां पर एसोनेंस, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन और लास्ट वाली लाइन में कॉन्सोनेंस और पूरी पोएम में इंजाममेंट पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया की। इस सेंट्रल आइडिया को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और सिंपल सेंटेंसेस लिखा गया है, जिसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे और या सुनेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित एक सुंदर और छोटी कविता है। दिस पोएम टेल्स अस, यह कविता हमें बताती है दैट की इवन अ स्मॉल थिंग्स और मूवमेंट, एक छोटी सी चीज या क्षण भी हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, एक छोटे से चीज या क्षण का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ए लार्ज सिग्निफिकेंस मतलब उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है कि चाहे वो चीज कितनी छोटी हो, चाहे वो क्षण कितना भी छोटा क्यों ना हो। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री। कवि ने, पोएट ने यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री को इस कविता में मेंशन किया है
दैट आर बिलीव्ड टू बी सिंबल्स ऑफ बेड ओमेन। यहाँ पर कवि ने क्रो और हेमलॉक ट्री को इस कविता में प्रस्तुत किया है, मेंशन किया है। दैट आर बिलीव्ड, जिनको माना जाता है, टू बी द सिंबल ऑफ बेड ओमेन, जिनको अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक जो है एक जहरीला पेड़ है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं। रिप्रेजेंट्स डेथ, ये मृत्यु को प्रस्तुत करता है। एंड क्रो रिप्रेजेंट्स डिप्रेसिव एंड सोलोफुल मूड, और जो कौवा है ये भी निगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डिप्रेसिव एंड सोलोफुल मूड, ये उदास और दुख भरे मनोदशा को रिप्रेजेंट करता है। द पोएट यूजेस द डार्क एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, अपने समान मूड को प्रस्तुत करने के लिए प्रकृति के कटु और अंधकारमय पक्ष को प्रयोग करता है। वेन द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, जब कौवा हेमलॉक ट्री को हिलाता है या जब कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया, एंड स्नो पार्टिकल फेल ऑन द पोएट, और बर्फ के बारीक बारीक कण कवि पर गिरे। दिस इंसिडेंट चेंज्ड, इस घटना ने बदल दिया हिज मूड, उसकी मनोदशा को, फ्रॉम बैड टू गुड, बुरे से अच्छे में। यहाँ पर हो गया। अब इसके लिखा है आगे, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, वी लर्न, हम जानते हैं या हमने सीखा, अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, हमने छोटी छोटी चीज़ों, प्रकृति और उसके तत्वों के सिग्निफिकेंस के बारे में सीखा या सीखते हैं। विच कैन मेक वन हैप्पी इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, जो किसी को भी सबसे खराब स्थिति में भी प्रसन्न कर सकते हैं।